अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम अपने एक और फुल लेंथ ऐसे जिसका टॉपिक इकोनॉमी नॉट पॉलिटिक्स इज़ द की टू सक्सेस है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जस्ट लाइक आवर प्रीवियस फुल लेंथ ऐसे वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम, मैं इस ऐसे की भी डिटेल आउटलाइन जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पहले उस आउटलाइन वाली वीडियोस से गो थ्रू करें और उसके बाद फिर इस फुल लेंथ ऐसे की जानिब आएँ। ठीक है, तो ये उसी स्लाइड को मैंने जो है एज अ टेम्पलेट यूज़ किया है अपना फुल लेंथ ऐसे बिल्ड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आ रही है, इसकी तरतीब, हायरार्की, ये सोर्सेज, ये सब जो है मैं उस आउटलाइन में डिस्कस कर चुका हूँ। सो विल स्टार्ट विद आवर थीसिस स्टेटमेंट, जो कि उस आउटलाइन में बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई है। क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का पार्ट होती है, तो अब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो इस फुल लेंथ ऐसे का लिखा जाना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड दिस essay, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस essay फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर। ठीक है, उसका मैंने एनेक्डोट, एक सॉर्ट ऑफ एक कंट्री की स्टोरी के हवाले से जो है वो बिल्ड किया है। ठीक है, एनेक्डोट के मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। वो कोई एक इंडिविजुअल की स्टोरी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसे सीन की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कोई वैसे वाक़या जो कोई हुआ हो उसकी आप इमोशनल तरीके से अगर उसको डिलिनिएट करें परसुएसिव अंदाज में, वो एक एनेक्डोट हो सकता है। तो इन दिस केस आपको ज़रा एक मैं ब्रॉड वो एक्सपोजर देना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह से आप ऐसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक और नई एग्जांपल आज मैंने एक कंट्री की सतह पे जो है वो ली है। तो इसमें हम देखते हैं कि इट स्टार्ट्स एज के August 9, 1965 was the day when Singapore became a sovereign country. At that time, the country's economy was in recession and it was mired in an ethnic strife, right? Lee Kuan Yew and his People's Action Party came into power after the first general elections, governing the country for 3 decades. Lee Kuan Yew oversaw the implementation of his long-term economic policies and instituted a highly efficient bureaucracy. Due to his vision and political leadership, the country was transitioned from third world to first world in a single generation. यहाँ तक जो है हमारा एनेक्डोट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बिफोर आई गो फर्दर एक दो बातें सिर्फ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अपना जो मेरा एक ऐसे का लाइव सेशन हुआ था, उस लाइव सेशन के बाद मैंने एक बाकायदा केस स्टडीज़ की अलहदा फ़ाइल जो है वो नियर पीयर टीम को भिजवाई थी, जो होपफुली जो आप लोगों का फ़ोल्डर है उसमें अपलोड हो गई होगी, आप तक पहुंच गई होगी। ठीक है, नहीं पहुंची तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स से रब्ता करके वो ले सकते हैं। वो जेंडर स्टडीज़ की केस स्टडीज़ थी, लेकिन मैंने इस ऐसे को प्रिपेयर करते हुए इस साथ एक और केस स्टडीज़ की फ़ाइल बनाई है, जिसमें जेंडर के अलावा भी जो मुझे कुछ यूज़फुल केस स्टडीज़ लगती हैं जो आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं कंट्रीज़ की, वो मैंने उन पे काफ़ी एक रिसर्च करके उसके हवाले से जो कंटेंट है, स्लाइड्स जो मुझे मिली, जो मुझे पैराग्राफ के फॉर्म में चीज़ें मिली, वो मैंने उसमें डाली हैं। ठीक है, सो डू टेक दैट फाइल फ्रॉम द योर ग्रुप कोऑर्डिनेटर, और उसमें आप लोगों को सिंगापुर की भी एक बहुत डिटेल्ड केस स्टडी जो है ना वो मिल जाएगी कि किस तरह से ली कुआन यू ने ब्यूरोक्रेसी की क्या रिफॉर्म्स की, एथनिक स्ट्राइव के हवाले से सिंगापुर की क्या मसले मसाइल चल रहे थे, और किस तरीके से अंडर हिज लीडरशिप जो कि अक्रॉस 3 डेकेड्स पर इसका जो है वो गवर्निंग पीरियड जो है वो ली कुआन यू का वो फैला हुआ था। ठीक है, ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगेन एंड अगेन, इसकी पीपल्स एक्शन पार्टी। तो उन्होंने क्या क्या वो रिफॉर्म्स की, उनकी बहुत डिटेल केस स्टडी आपको समझ में आ जाएगी वहाँ से। यहाँ तो ज़ाहिर हम ऐसे की लिमिटेशंस में हम कोई रिसर्च पेपर तो नहीं लिख रहे, ना ही ये करंट अफेयर्स का पेपर है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा अपने अल्फाज में लिखने के लिए भी आपके बैक एंड पे आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो मॉडल क्या था, वो रिफॉर्म्स क्या थी, ताकि बाज़ दफ़ा आप कुछ बातें भूल जाएँ तो फिर भी आप रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, अगर तो आपको उस एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें आपको और भी कंट्रीज़ की मिसालें मिलेंगी, आपको जापान की, जर्मनी की, वियतनाम की, साउथ कोरिया की, इन कंट्रीज़ की मिसालें मिलेंगी जो आप फिर मल्टीपल एसेज में एज सक्सेस स्टोरीज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा वो एनेक्डोट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जस्ट लाइक आवर फॉर्मेट जो है कि हम लिंकिंग क्वेश्चंस ड्रॉ करते होते हैं, तो वो लिंकिंग क्वेश्चंस यहाँ पे 3-4 आ रहे हैं कि व्हाई डिड सिंगापुर फेल टू प्रॉस्पर ड्यूरिंग द कॉलोनियल era? Was it the politics of Lee Kuan Yew that transformed the economy of the country? What is the relationship between economics and politics in general? And
कैन इकोनॉमिक पॉलिसीज सक्सीड इन आइसोलेशन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि ये फुल लेंथ ऐसे की जाने माने से पहले आउटलाइन वाला लेक्चर लाजमन देखिएगा, उसमें डिटेल में इसका थीसिस, इस ऐसे की कोर क्या है, इसका आइडिएशन क्या है, उस पर हमने गुफ्तगू की हुई है। ठीक है, तो इस ऐसे में हम सिर्फ उसको एक्स्ट्रापोलेट करके फुल लेंथ ऐसे की फॉर्म में ला रहे हैं। सो फर्स्ट वॉच द आउटलाइन वीडियो एंड देन दिस वीडियो। सो मूविंग ऑन, तीसरा पार्ट हमारा थीसिस आएगा। देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट एज इट इज़, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे थीसिस, that economy plays an important role in determining the fate of a nation by providing opportunities for upward social mobility and increasing its wealth. It is, however, a strong political system and culture based on democratic values, which is the primary factor behind the success of a nation and is a precursor to equitable and sustainable economic progress. ठीक है, थीसिस में मैंने अपने पॉलिटिक्स वाली साइड जो है वो ली है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर नॉट प्योरली टेक्नोक्रेटिक डिसीजंस, समरी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, अब जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस फुल लेंथ ऐसे वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम में देखा, are not purely technocratic decisions, they have a political side as well. This is evident not only from the domestic politics of different countries, but from the global politics as well. History has repeatedly shown that economic prosperity cannot be achieved without the backing of a stable political environment. Hence, if sustainable economic progress is to be achieved, the focus must be on establishing strong political systems. Economic progress will then automatically follow. तो ये कंक्लूजन की भी हमने इस एंड में शेप दे दी इंट्रोडक्शन के एंड पे जाते हुए। तो वही 4 कंपोनेंट्स जो हमारे इंट्रोडक्शन में मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, वही 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ कंक्लूड होता है। दूसरा हमारा काउंटर पर्सपेक्टिव आउटलाइन में डिस्कस किया है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि हमने ऑपोजिट साइड आर्ग्यू करनी है। बाय द वे, जाहिर है इकोनॉमी नॉट पॉलिटिक्स इज़ द की टू सक्सेस इज़ द टाइटल, लेकिन मैंने अपने थीसिस में बिल्कुल इसकी ऑपोजिट 180 डिग्री साइड ली है कि नहीं, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है बट इट इज़ एक्चुअली द पॉलिटिक्स दैट इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ नेशन, इकोनॉमी कम्स लेटर। ठीक है, तो काउंटर थीसिस में मैं जाहिर है इकोनॉमी वाली साइड जो है वो आर्ग्यू करूँगा कि इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइमरी फैक्टर। तो ये वही 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको डिटेल में देख लेते हैं। उसी तरीके से हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एंड में हमारे जो लिंक्स हैं वो बनते जाएंगे कि एक कंटिन्यूटी वाली, कोहेरेंस वाली फीलिंग आए और हमारे पैराग्राफ्स जो हैं वो डिसकनेक्टेड ना लगें, वही चीज़ इसमें आपको नज़र आएगी। So it says that before analyzing the role of politics in determining the fate of a nation, it is pertinent to mention the views of the opposing school of thought. Opposing school of thought जो कि इकोनॉमी की साइड लेता है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि there are some thinkers who believe that it is economy, not politics, which is the primary factor behind the success of a nation. The economic relations between people have long preceded the establishment of formal political systems. Even in the state of nature during primitive era, जो हमारे ancestors होते थे, जो primitive era, जब ना कोई रियासत का तसव्वुर, ना किसी स्टेट का तसव्वुर, ठीक है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ये कोई एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, कोई फॉर्मल पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं थी। उस ज़माने में भी हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के टाइम पर भी हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो रेगुलरली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में इंगेज किया करते थे, राइट। बार्टर सिस्टम वगैरह में ओवरऑल जो कमोडिटीज़ होती थी उस ज़माने में, तीर कमान वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, शिकार का गोश्त वगैरह, ठीक है, तो उनमें उनकी आपस में लेन देन वगैरह, गिव एंड टेक वगैरह वाली चीज़ें चलती थी, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है बाय डेफिनेशन वो उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी। तो जॉन लॉक, पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों का सब्जेक्ट है उन्हें जॉन लॉक के बारे में पता होगा, नहीं भी पता तो आप लोग ब्रीफली ज़रूर देख लीजिएगा इसको। लेकिन ही इज़ अ फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर जिसने आर्ग्यू किया है कि उस ज़माने में स्टेट ऑफ नेचर में भी इट वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट टाइम और इट वॉज़ ए पोलिटिकल, लेकिन वो ए मोरल नहीं था। लोग जो है वो लॉज ऑफ नेचर जो है उसके उनके एम्बिट में रहते हुए बड़ा पीसफुली आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन उस ज़माने में भी वो कहता है कि जो हमारे इकोनॉमिक राइट्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इदारा एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कि कोई एक नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्ट करता था, लाइक फॉर एग्जांपल ज़मीन, मैंने उसमें अपनी लेबर पुट इन करके उसमें मैंने फूड उगाया, तो
अब वो एक सॉर्ट ऑफ मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया। अब इस क्लेम को प्रोटेक्ट करने के लिए कि चूंकि मैंने अपनी मेहनत की है, तो वैसे तो ज़मीन पे सबका हक है स्टेट ऑफ नेचर में, लेकिन जो मैंने अपनी मेहनत से फूड उगाई है इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस क्लेम की प्रोटेक्शन के लिए कोई इदारा नहीं था। तो इवन जॉन लॉक तो ये कहता है कि ये फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम जो वजूद में आए, रियासत वजूद में आई, वो आई ही सिर्फ इसलिए कि लोगों के इन इकोनॉमिक राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, इनकी इन्फोर्समेंट जो है वो की जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स टेक्स प्रेसिडेंस, ठीक है ना, टू पॉलिटिक्स when it comes to the progress and evolution of a society। कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हमारे इकोनॉमिक राइट्स एक नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर में हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। ये तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम, रियासत, कवानीन वगैरह ये हमने बाद में बनाए और उन इकोनॉमिक राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जो हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे थे। तो इस स्कीम ऑफ थिंग्स में तो हमें इकोनॉमिक्स थोड़ी सी प्रेसिडेंस लेती हुई नजर आती है पॉलिटिक्स की निस्बत, राइट। दूसरा ये कि अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू पीपल फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। दिस मोबिलिटी कैटलाइजेस द स्पेंडिंग, ठीक है, मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग की पावर इंक्रीज होती है, जिससे ओवरऑल जब आपकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है, आप बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीद रहे हो, उनकी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, वो डिमांड मीट करने के लिए उन्हें फिर अपने नए प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि मज़ीद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों को फर्दर तनख्वाहें मिल रहे हैं, वंस अगेन उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, वो फर्दर चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये एक साइकिल ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड बूम जो है ना वो चलता है और कंट्री की वेल्थ में इजाफा होता है। New classes are formed in the process and people become conscious about protecting their economic rights. This economic growth and class consciousness results in the formation of an accountable and vibrant political system। कि इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, एक वाइब्रेंट मिडिल क्लास वजूद में आएगी, कंट्री की वेल्थ में इजाफा होगा, तो इस कंड्यूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही लोगों में ऐसी कॉन्शियसनेस आएगी कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर होंगे और वो फिर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहेंगे जो उनके इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उन्हें सर्विस डिलीवरी फराहम करे, एक जो रूल्स ऑफ द गेम है इकोनॉमिक इंगेजमेंट के, उनकी एक फेयर एप्लीकेशन जो है इन्फोर्समेंट वो इंश्योर करे। मतलब ये हुआ कि भाई आपकी पॉलिटिक्स भी तब मजबूत होती है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी तभी मजबूत होता है जब आपके इकोनॉमिक राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। अ वीक इकोनॉमी नॉट ओनली क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड मैसेस, जिस तरह पाकिस्तान में है कि जब तक आप, और आगे देखते हैं कि बट ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स दस वीकनिंग द इंटायर सिस्टम। कि आपकी अगर इकोनॉमी मजबूत नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, ओवरऑल अपवर्ड मोबिलिटी के मौके नहीं मिल रहे, तो पॉलिटिक्स पे से उनका ट्रस्ट उठ जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम पे से ट्रस्ट उठ जाएगा और फिर नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स को इंटरफेरेंस का मौका मिलेगा। सो इट इज़ इकोनॉमी इन द फर्स्ट प्लेस विच इज़ द की टू द इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। इकोनॉमी होगी तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, ठीक है। तो ये हमने काउंटर थीसिस जो है वो आर्ग्यू कर लिया और फाइनल में देखें मैंने लिंक के थ्रू अपना काउंटर थीसिस रीइंफोर्स भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकिन हम अपने मेन थीसिस की जानिब आ जाते हैं कि नहीं, इट इज़ पॉलिटिक्स विच इज़ द की टू सक्सेस।